वार्ता में सभी प्रेस बंधुओं का स्वागत है। हिमाचल राज्य के अध्यापक संघ की तरफ से हम आप सबका आभार, अभिनंदन। मेरे ख्याल से काफ़ी लंबे अंतराल के बाद जब से हमारा चुनाव भी हुआ उसके बाद शिमला में प्रेस वार्ता नहीं हो पाई थी, तो आज कुछ मुद्दे थे जिसको लेके आपके बीच आना था, तो इसलिए हमने ये प्रेस वार्ता का आयोजन किया। आज की प्रेस वार्ता में मुख्य रूप से हाल ही में जिस तरह की डेवलपमेंट शिक्षा विभाग में हुई, आपको विदित है कि सरकार का 1 साल का कार्यकाल लगभग पूरा होने वाला है और मेरे ख्याल 11 तारीख को सरकार का 1 साल का जो कंप्लीशन पर जो एक कार्यक्रम भी धर्मशाला में रखा है, तो उस 1 साल में सरकार ने क्या क्या काम किए, विशेषकर अगर मैं बात करूं कर्मचारियों के हित की या शिक्षार्थी हित में शिक्षा गुणवत्ता पे किस तरह की सरकार की नीतियां रही, उसको लेके बात करना मुझे लगता है कि बहुत ही आवश्यक है। और इसलिए भी आवश्यक है कि हाल ही में भी हम जो है सचिव शिक्षा और माननीय शिक्षा मंत्री से मिले। ऐसे तो हम रोज़ ही मिलते रहते हैं, पर कुछ मुद्दों पे हमने बड़ा ध्यान आकर्षित करने का प्रयास सरकार का किया। उसमें हम बहुत चीज़ों पे हम सफल हुए हैं, कुछ चीज़ों पे सफल नहीं हुए हैं। उसमें किस तरह के सुझाव हमने सरकार को दिए हैं और उस पर अभी तक क्या काम हुआ है, ये भी हमारे शिक्षक बंधुओं तक बात पहुंचाना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वैसे आपको पता है शिक्षा विभाग में बहुत सारे शिक्षक संगठन हैं और कर्मचारियों के बहुत से कर्मचारी संगठन हैं, लेकिन बड़े कम संगठन और उनके प्रतिनिधि जो है वो अपनी बात को जो है वो मीडिया के माध्यम से या सरकार तक किसी न किसी माध्यम से पहुंचाने में सफल रहते हैं। और ये एक चौथा स्तंभ है जो हमारा बात को रखने का, और एक ऐसा मीडिया का ऐसा स्तंभ है जहां हम अपनी बात को बड़े खुल के रख सकते हैं, खुले मंच पे रख सकते हैं। तो अभी हाल ही में हमने माननीय शिक्षा मंत्री और शिक्षा सचिव को कुछ शिक्षा से जुड़ी हुए कुछ मुद्दों पे बात की थी, क्योंकि मैं अगर बात कहूँ तो हमारा जो डिमांड चार्टर है उस डिमांड चार्टर के अंदर पहली जो 4-5 डिमांडें होती है शुरू में, 2013 से मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ, तब से पहले नंबर पे जो हमारी डिमांडें होती है, पहले 5 नंबर पे वो शिक्षा गुणवत्ता पे होती है। क्योंकि हमारे शिक्षा विभाग में जो आज की डेट में सरकारी स्कूलों में जो इनरोलमेंट है बच्चों की वो डे टू डे घट रही है और इतनी निरंतर उसमें जो गिरावट आ रही है, आप देख रहे हैं आज हमारे मिडिल स्कूल और प्राइमरी स्कूल 2-2, 3-3 बच्चों से चल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हमें इस दिशा में ध्यान देने की आवश्यकता है। तो इसीलिए हम बहुत ज़्यादा चिंतित इस बात को लेके थे और हमने माननीय जो सरकार है, सरकार के समक्ष इस बात को प्रमुखता से रखा। हमारी एक पहली मांग थी बहुत लंबे समय से, जिसमें हमने कहा था कि हमारी शिक्षा गुणवत्ता में कहाँ कमी आ रही है। शिक्षा गुणवत्ता में आप बजटिंग करेंगे उससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, पर लेकिन जो धरातल पे हमारे पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो हमारा ढांचा है, उस ढांचे को ठीक करने की आवश्यकता है। मैं आपको बताऊं 2002 से हमारा जो है एलिमेंट्री एजुकेशन और हायर एजुकेशन का एक सिस्टम बना, उसको हम धरातल पे नहीं उतार पाए। मेरी पहली मांग, अगर आप देखेंगे जब भी आप डिमांड चार्टर पढ़ेंगे, तो मैंने पहली मांग रखी कि आपने प्रारंभिक शिक्षा विभाग तो बना दिया, पर लेकिन वो सिर्फ डायरेक्टरेट तक ही सीमित रह गया। डिप्टी डायरेक्टरेट में 2 फट्टे लगा दिए, डायरेक्टर एलिमेंट्री और डायरेक्टर हायर एजुकेशन, उसके नीचे हम उस धरातल पे उस पर नहीं उतार पाए। दुख तब होता था जब हमारे ग्राउंड के कोने में एक तरफ जो है जनगण राष्ट्रगान शुरू होता था और दूसरे विंग द्वारा राष्ट्रगान खत्म हो रहा होता था, तो उसमें कितना क्वास होता था, बड़ा एक अजीबोगरीब स्थिति हमारे स्कूलों की होती थी। तो हमने हमेशा इस बात को रखा कि जो हमारा एक ढांचा है स्कूल का, अगर सच में सरकार शिक्षा के प्रति संजीद है, उसमें आप बदलाव करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि शिक्षकों को भी सहज लेना चाहिए, क्योंकि हम शिक्षा के लिए बने हैं, शिक्षार्थी के लिए बने हैं। तो क्यों ना इस सिस्टम को हम क्लब करें और एक छत के नीचे जब तक हम जो है पूरी व्यवस्था को नहीं लाएंगे, और आपने शायद मेरे को रोज इस बात को बोलते हुए सुना होगा, हर सरकारों में हमने इस बात को रखा, एक छत के नीचे हमारी पूरी व्यवस्था को लाना पड़ेगा। प्राइमरी एजुकेशन में अब 7 क्लासें हो गई है, 5 की जगह 2 प्री प्राइमरी की हो गई है। ऊपर भी हमारी आपको पता है 12वीं तक की 12 क्लासें होती है। तो लेकिन जब आप 5 क्लासों के लिए 7 क्लासों के लिए 1 टीचर या 2 टीचर्स देंगे, या मिडिल स्कूल में 3 क्लासें होती है, वहाँ टीचर 1 या 2 ही होगा, तो मुझे लगता है कि व्यवस्था गुणवत्ता शिक्षा में नहीं आएगी। तो ये बड़ा अच्छा था कि हो सकता है कि प्राइमरी के टीचर्स कम है, हो सकता है कि अपर प्राइमरी के टीचर्स कम है, तो स्कूलों में स्टाफ की कमी तो रहती है, अभी बहुत सारी स्टाफ की कमी है। तो जब
एज ए होल सिस्टम चलेगा तो जहाँ पे जिस टीचर की जरूरत है वो टीचर वहाँ पढ़ाएगा। एक बार आपने देखा होगा, मैं बड़ा ट्रोल भी हुआ हूँ, हालांकि वीरभद्र रिजाइम की बात 2014 की बात करूँ तो बड़ा कुछ लोगों ने मेरे खिलाफ बड़ा अभियान चलाया कि वीरेंद्र चौहान चाहता है कि लेक्चर जो है नीचे पढ़ाए। मैं कुछ नहीं चाहता हूँ, मैं सिर्फ शिक्षा गुणवत्ता की बात करता हूँ और मैं बड़ा कड़वा बोलने वाला आदमी, सच बोलने वाला आदमी हूँ। उसमें कोई शर्म नहीं है कि अगर एक लेक्चर किसी क्लास को पढ़ा रहा है या टीजीटी जो है अगर 5वीं क्लास को मैथ पढ़ा देगा तो मुझे लगता है कि उसमें अपने आप एक वैरायटी आएगी, बच्चे को नया कुछ सीखने को मिलेगा। नए टीचर्स के साथ बच्चा जो ज़्यादा जल्दी इंटरेक्ट करता है वो इंटरेस्ट भी लेता है। तो हमने ये एक प्रयास किया था, सरकार जैसे ही सत्ता में आई तो हमने कुछ सुझाव सरकार को दिए थे, जिसमें हमने कहा था कि बोर्ड के जो सेमेस्टर सिस्टम है वो हिमाचल में प्रभावी नहीं, उसको ख़त्म किया जाए। वो ख़त्म हो चुका है, अब एनुअल सिस्टम पे हम फिर से लौट गए हैं। ये कोई फिर तो हमने दूसरा सुझाव दिया था कि सिस्टम को क्लब करना पड़ेगा, पहली से 12वीं का सिस्टम जो उसको एक छत के नीचे लाना पड़ेगा, सिंगल एडमिनिस्ट्रेशन लाना पड़ेगा। और सरकार ने शिक्षा मंत्री की जो एक शिक्षा के प्रति एक जो सोच है, मैं उसके लिए शिक्षा मंत्री जी को और जो हमारे शिक्षा सचिव जो बने हैं राकेश कंवर जी, सच में ही वो बड़े दोनों ही एक जुझारू व्यक्तित्व के धनी हैं। और एक पॉलिटिकल विल पावर जिसको हम कहते हैं, वो पॉलिटिकल विल पावर मुझे आदरणीय रोहित ठाकुर जी के अंदर नजर आई। उन्होंने इस सिस्टम को क्लब करने की जो बात कही है, मैं उसका बहुत उनका सम्मान करता हूं, उसके लिए आभार करता हूं। और मैं एक आग्रह भी हमारे हिमाचल प्रदेश के शिक्षकों से करना चाहूँगा कि हमें किसी तरह की ईगो को दूर रख के जो है शिक्षार्थी हित में अगर कोई कदम उठाने हैं तो उसमें हमें आगे आना चाहिए। और मैं पूरा विश्वास सरकार को दिलाता हूँ कि हिमाचल गवर्नमेंट टीचर यूनियन का पूरा ढांचा जो है शिक्षा व्यवस्था को स्प्रिट करने में जो है आपके साथ खड़ा है। सरकार को यथासंभव जितना भी सहयोग चाहिएगा हम देंगे और एक अच्छी व्यवस्था हिमाचल प्रदेश के अंदर हो तो बहुत अच्छी बात है। दूसरा, एक जो हम बात कर रहे थे कि हमारा सिस्टम अब थोड़ा सा टाई वाई वाला हो चुका है, उसमें जो है अब हर बच्चा इंग्लिश, हर पेरेंट्स बच्चे को इंग्लिश पढ़ाना चाहता है। हमारी एक मांग थी दूसरे नंबर पर, अगर निर्माण चार्टर में देखेंगे भी प्री प्राइमरी एजुकेशन को शुरू किए जाए और प्राइमरी एजुकेशन में जो है मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश रखा जाए। हमने बड़ी मुश्किल से 3300 स्कूलों में पहले प्री प्राइमरी एजुकेशन शुरू कराई सुरेश भारद्वाज जी के टाइम में, और उसके बाद उसको 5400 स्कूलों तक पहुंचा पाए हैं। और हमारा टारगेट और ये हमारी कोशिश, मैंने अभी परसों भी 4 दिन पहले शिक्षा मंत्री से बहुत ज़्यादा इस बार मंत्रणा की कि 2 बातों पे फोकस करना है। एक तो हर स्कूल में जो है प्री प्राइमरी एजुकेशन शुरू हो जाए, उसमें एनटीटी टीचर्स लगे जिसके लिए सरकार प्रयास कर रही है, और साथ ही साथ जो है मीडियम इंस्ट्रक्शन जो है वो इंग्लिश किया जाए। और उससे डेफिनेटली हमारे बच्चे की जो संख्या स्कूलों में, गवर्नमेंट स्कूलों बढ़ेगी। साथ ही साथ जो टाई वाई वाला कॉन्सेप्ट था हमारे पूरे प्रदेश में, ये भी हमने एक सुझाव सरकार को दिया था कि हमारे एक जैसी पूरी यूनिफॉर्म होती थी पूरे प्रदेश में, और इतना अच्छा उसका जो एक ड्रेसिंग सेंस बनती नहीं थी। और प्राइवेट स्कूल जो है वो बड़ी अट्रैक्टिव यूनिफॉर्म बना के बच्चों को जो है वो ज़्यादा अट्रैक्ट करते थे और मोटिवेट करते थे। तो एक सरकार ने निर्णय लिया कि स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन एसएमसी जो है वो अपने लेवल पे जो है जो यूनिफॉर्म का पैटर्न जो उसको रखना चाहे वो रखे। वो बड़ा ही सराहनीय प्रयास है। उससे क्या होगा, वहाँ के जो लोकल जो वहाँ का सेटअप है, जिस रीजन की बात कहीं की बात करें, जैसा वहाँ पे जो हमारे पास कॉन्वेंट स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है, जिस तरह का उनका वहाँ पे यूनिफॉर्म का सेटअप होगा, उसके एट पार अगर वहाँ पे एसएमसी करे तो डेफिनेटली जो है उसमें भी एक अच्छा अट्रैक्शन हमारे बच्चों को मिलेगा और बच्चे हमारे स्मार्ट दिखेंगे, अट्रैक्टिव दिखेंगे, और पेरेंट्स भी गवर्नमेंट स्कूल की तरफ जो है अट्रैक्टिव हो गए। ये भी एक बड़ा सराहनीय प्रयास है। उसके साथ साथ कुछ और जो हमारी एक ज़रूरतें थी, जो मैंने परसों बड़ा माननीय शिक्षा सचिव ने बड़ा स्ट्रेस दे के 20 मिनट मुझे बैठाया। उन्होंने कहा कि आप और कोई सुझाव दो, तो मैंने कहा कि आपने 3-4 काम बड़े अच्छे किए, एक काम और करना है। मैं आपको गारंटी देता हूं कि हिमाचल प्रदेश जो है जो है देश भर में नंबर 1 पे दोबारा से फिर आने में हम बिल्कुल कारगर सिद्ध हो गए। हम प्रयास करेंगे। उसमें नॉन टीचिंग असाइनमेंट है। हमारे पिछले शिक्षा निदेशक जी बैठे हैं पुर्ती, जहाँ पे इनको भी पता है कि हमारे पास 36 तरह की असाइनमेंट्स हमारे पास होती थी, और हम बार बार इसी बात को कहते हैं कि हमारी जो नॉन टीचिंग असाइनमेंट है उसको खत्म कर दिया जाए। जिस दिन ये नॉन टीचिंग असाइनमेंट्स हमारे से छूट जाएंगी और टीचर्स को एक्सक्लूसिवली, हम नहीं बोलते कि हमारे को बिल्कुल काम नहीं दिया जाए, पर टीचर्स को लास्ट में रखा जाए। जिस इलेक्शन ड्यूटी की बात करें, सेंसिस की बात करें, और हम देखते हैं कि शुरू में टीचर होता है और लास्ट तक टीचर ही होते हैं, और 90% ड्यूटीज जो है नॉन टीचिंग असाइनमेंट की जितने भी एक्स्ट्रा वर्क्स है वो टीचर्स के होते हैं। उससे हमारे को जिस दिन छूट मिल जाएगी, और शिक्षा सचिव ने इस बात को माना है कि हम इसके ऊपर एक पूरा ड्राफ्ट तैयार करेंगे और सरकार के समक्ष रखेंगे। मैंने कहा कि मुश्किल नहीं है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। अगर सरकार की पॉलिटिकल विल हो तो दुनिया भर के डिपार्टमेंट्स है जहाँ पे बहुत वर्कलोड नहीं है, जहाँ पे कोई नुकसान होने वाला नहीं है। अगर ऑफिस का काम 10 दिन लेट हो जाएगा तो चलेगा, लेकिन अगर किसी बच्चे की पढ़ाई 10 दिन लेट हो जाएगी, आज का काम कल के लिए चला जाएगा, 10 दिन के लिए छूट जाएगा, तो बच्चे का पूरा सेटअप जो है खत्म हो जाता है। तो हमारे को उस काम से छुटकारा
छुटकारा मिले, ये भी एक इसके ऊपर हमारा काम चल रहा है। ये भी एक अच्छी खबर जो है हमारे शिक्षक साथियों और बच्चों को मिलने वाली है। कुछ बातें मैं आपसे, अब हमारी कुछ फाइनेंशियल डिमांडें भी रहती है, कुछ और बातें भी है, उसके ऊपर भी हम बात जरूर करेंगे। सरकार का ध्यान आकर्षित करेंगे कि सरकार बड़ा अच्छा काम कर रही है। जिस क्षेत्र में सरकार अच्छा काम कर रही है उसमें हम जो है सरकार को धन्यवाद करेंगे। देखिए, एक संगठनों का काम होता है, एक लाइजन का काम होता है। सरकार को अंधेरे में रखना भी उनका जो आजकल काम बड़े जोरों पे, तो बड़े जल्दी जो है शिक्षा विभाग को 900 के आसपास जो है टीजीटी नए मिलने वाले हैं। उसी तरह से लेक्चर्स के भी वो जो है बाई कमीशन जो है वो रिक्रूटमेंट हो रही है। कुछ और जो माध्यम भी सरकार कुछ ढूंढ रही है। तो मैं एक मांग फिर से करना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री से, जब तक जो हमारी वैकेंसीज है, मुझे लगता 9,000 8,000 के आसपास वैकेंसी शिक्षा विभाग में आज खड़ी हो गई है, उसको भरा जाए और प्रमोशन का चैनल जो हमारा है उसको हिंड्रेंस ना हो। बड़े लंबे टाइम से हम देख रहा हूँ 340 हमारे प्रिंसिपल्स की पोस्टें आज खाली चल रही है जो पदोन्नति से भरनी है। उसके लिए हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं। परसों भी बात हुई कि हम इस पे कर रहे हैं। और एक बड़ा ही जो विचित्र स्थिति है वो ये है, हमारे प्रदेश में एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिप्टी डायरेक्टर्स होते हैं। वो पूरा प्रदेश का डिप्टी डायरेक्टर एक एलिमेंट्री में होता है, एक हायर में होता है। और जब हमारा क्लबिंग ऑफ सिस्टम शुरू हो गया तो हमारी बात मांग ये है, नेक्स्ट हमने मांग रखी है कि हमारे पास डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन अब हो। डायरेक्टर एलिमेंट्री और डायरेक्टर हायर नहीं हो, बल्कि डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन हो जो 12वीं तक का पूरा निदेशालय चलाए। उससे हमारी सारी व्यवस्था जो है पटरी पे आएगी। अगला स्टेप हमारा जो है सरकार के साथ वार्तालाप का ये रहेगा। तो फिलहाल हम एक बात कर रहे थे कि डिप्टी डायरेक्टर एलिमेंट्री और हायर जो हमारे लगे हुए हैं स्कूलों में, वो कैसे लगे हैं, उनका जो प्रोसेस है, ना तो उनको कोई प्रमोशन मिलती है। और मजे की बात आपको बताऊं, हमारे डिप्टी डायरेक्टर को कोई प्रमोशन नहीं होती है। उसके बाद जब जॉइंट डायरेक्टर बनता है उसको कोई प्रमोशन नहीं होती है। उसका प्रिंसिपल का स्केल होता है। और हमारे जो प्रिंसिपल्स है वो 2017 से वो नियमित नहीं हुए, एडॉक पे चल रहे हैं। बड़ा ही एक विडंबना है इस विभाग की चल रही है, जो आपके समक्ष चलाना बड़ा जरूरी है। 2017 से हमारे कोई भी प्रिंसिपल जो है वो नियमित नहीं है, उनको प्रिंसिपल नहीं कहला जा सकता। दे आर नॉट प्रिंसिपल एट ऑल, क्योंकि वो एडॉक पे चल रहे हैं, वो प्लेसमेंट पे चल रहे हैं। और नियमित होने के बाद भी क्या होता है कि जब वो प्रिंसिपल्स बनते हैं, प्रिंसिपल से डिप्टी डायरेक्टर बनते हैं, हमारे 34 डिप्टी डायरेक्टर बनते हैं, तो वो प्लेसमेंट के आधार पे जाते हैं। उनकी प्रमोशन नहीं, तो कोई बेनिफिट नहीं मिलते। फिर डिप्टी डायरेक्टर से 4 हमारे जॉइंट डायरेक्टर बनते हैं, फिर प्लेसमेंट होती है, उनको फिर कुछ नहीं मिलता है। तो एक तो दोनों पोस्टें डिप्टी डायरेक्टर और जॉइंट डायरेक्टर की वो प्रमोशनल पोस्ट उनको नेक्स्ट स्केल पे ला जाए। और जो डिप्टी डायरेक्टर लगने हैं, लगे हुए अभी है, वो जूनियर मोस्ट लगे, वो बड़ी विडंबना है। 12 साल से प्रिंसिपल बैठा हुआ है, वो स्कूल में है। जो 2 साल या 3 साल का प्रिंसिपल है वो डिप्टी डायरेक्टर लगा दिया गया। और इस बात को दुरुस्त करने के लिए हम बार बार बात उठा रहे हैं। इसमें माननीय मुख्यमंत्री से भी हमने बात उठाई, शिक्षा मंत्री जी बहुत इसमें बिल्कुल चिंतित है। उन्होंने इस बात को कहा है कि सच में ही बंदे की ह्यूमिलेशन होती है। जो आदमी 12 साल से काम कर रहा है, वो 2 साल के प्रिंसिपल के अंडर काम करे तो कितनी ह्यूमिलेशन होगी। उसके ऑर्डर को फॉलो करना बहुत मुश्किल होता है एडमिनिस्ट्रेशन में भी। तो हम बहुत जल्दी शायद ये मामला दुरुस्त हो जाएगा। जो पैनल हमारा स्टेट का है, जो हमारा हेडमास्टर और प्रिंसिपल का 50-50 का कोटा है, उस रेशो के हिसाब से जितनी पोस्टें जिसकी बनती है, हमने कहा उसको जो है सीनियरिटी वाइज उस प्लेसमेंट को तो फिलहाल करें जब तक प्रमोशन आप नहीं कर पा रहे। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है जो आपके माध्यम से मैं सरकार तक पहुँचाना चाह रहा हूँ। और एक बोर्ड के से रिलेटेड भी कुछ बातें हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट कहनी है। बोर्ड को मैंने आपको कहा, पहले सेमेस्टर सिस्टम बोर्ड है, 2 बार फीस लेता था। अब वो खत्म करके हम ईयरली सिस्टम पे तो आ गए। लेकिन क्या कर दिया बोर्ड ने, उसमें जो 2 बार फीस लेता था अब 1 बार फीस लेगा, पर उसमें 20% फीस को हाइक कर दिया, सीधा 20%। 650 रुपये 10th की फीस थी, तो सीधी उन्होंने 850 कर दी, 200 बढ़ा दी। 950 रुपये फीस थी +2 की, उन्होंने 950 रुपये 1150 रुपये कर दी। उसके साथ साथ एक नया उन्होंने लुकुना निकाला है बच्चों से पैसे की उगाही का। एक सर्टिफिकेशन के नाम से 100 रुपये बच्चों से लिए जा रहे हैं, और जिसका हम विरोध करते हैं। मैं बोर्ड सेक्रेटरी से ही बात की और हम इसको लिखित में भी दे रहे हैं कि जो सर्टिफिकेशन के नाम से आप 100 रुपये, देखिए आप कितने बच्चे हिमाचल प्रदेश के अंदर अपियर होते हैं, उसको 100 से मल्टीप्लाई करें। या 20% की जो आपने हाइक की है, वो गरीब बच्चे हमारे प्रदेश के अंदर पढ़ रहे हैं, उस 20% हाइक को आप कम करके 10% रखें। हम भी आपके साथ हैं। बोर्ड ने भी अपना हिसाब किताब देखना है, महंगाई का ज़माना है, पर मुझे लगता है बच्चों के लिए 20% का बहुत ज़्यादा बोझ हो जाएगा। और जो सर्टिफिकेशन के नाम से आप पैसा ले रहे हैं, मुझे लगता है कि वो बहुत गलत है, उसको ना लिया जाए, उसका हम विरोध करते हैं। एक मुझे बात करनी थी। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि कॉन्टैक्ट पीरियड क्या रेगुलेशन का मुद्दा है। आपने चर्चा में भी अभी देखा, 2 दिन पहले कुछ सरकार अपने हिसाब से काम करती है, कुछ चीज़ें अच्छी होती है, कुछ चीज़ें जो है वो कर्मचारियों के खिलाफ भी होती है। अगर कोई चीज़ें कर्मचारियों को ठीक नहीं सूट करिए तो कर्मचारी संगठनों का दायित्व बनता है कि उसको सरकार तक या मीडिया के माध्यम से या रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से सरकार तक पहुँचाए, उसको दुरुस्त करने का काम करे। 2 साल के कॉन्टैक्ट पीरियड में 2 बार रेगुलेशन हमारी हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों की होती थी, एक 31 मार्च के पीरियड में, एक 30 सितंबर में। अभी एक नोटिफिकेशन 4 दिन पहले हुई है, 3 दिन पहले, जिसमें
कहा कि 31 मार्च के कट ऑफ डेट में ही 1 अप्रैल से रेट्रोस्पेक्टिवली नहीं करेंगे, रेट्रोस्पेक्टिवली डेट से होगी और वो एक बार ही होगी। अब वो कुछ जो नोटिफिकेशन है मैं उसको 2 बार पढ़ चुका हूँ, हालांकि वो कुछ कन्फ्यूजन उस नोटिफिकेशन में खुद भी है। उसमें सिर्फ या तो सरकार ये बोलने का प्रयास कर रही है कि जो हमारी 31 मार्च को जिनके 2 साल पूरे हुए हैं उनके लिए ये पैमाने हो गए रेगुलेशन के 2024 में, या सरकार ये बोलना चाह रही है कि उसमें ये भी कहीं नहीं लिखा है कि उसके बाद सितंबर 2024 में जिनका टेन्योर पूरा हो रहा 2 साल का उनके लिए भी यही मापदंड रहेंगे। वहाँ सरकार साइलेंट हो गई है। तो अपने आप में ये नोटिफिकेशन कंप्लीट नहीं है। अगर इसका कहीं ये मतलब है कि एक बारी ही रेगुलेशन होनी है 2 साल में तो वो गलत है। इसके लिए हम लिखित रूप में सरकार के समक्ष रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं कि 2 साल का जो था, साल में 2 बार, एक 31 मार्च, एक सितंबर वाला, उन दोनों को जो है यथावत रखा जाए, उससे कर्मचारियों में रोष है। तीसरी बात, मैं एक बहुत जो मैं उम्मीद भी करता हूँ, मांग भी करता हूँ सरकार से कि सरकार एक बहुत बड़ा जश्न मनाने जा रही है 1 साल का, लेकिन कर्मचारियों को बहुत उम्मीदें होती है सरकार से। कर्मचारी सरकार की रीढ़ की हड्डी है। हाँ, ये बात सही है कि सरकार बड़े उतार चढ़ाव के दौर से गुजरी है 1 साल में, और हमने भी सरकार को नहीं छेड़ा। सरकार की कुछ कर्मचारियों के प्रति जो लाइबिलिटीज़ कर्मचारियों की है उसके बारे में भी बोलना मुझे लगता है बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि ये ऐसी लाइबिलिटी है जो बढ़ती जाएगी। पिछली जब एमसी का चुनाव था तब भी हमने माननीय मुख्यमंत्री महोदय के समक्ष बात रखी कि कर्मचारियों का डीए पेंडिंग है, कि वो पिछली सरकार का है, इस सरकार का है, ये मैटर नहीं करता है कि कर्मचारियों का अगर डीए पेंडिंग है तो डीए तो देना ही पड़ेगा और विद एरियर देना पड़ेगा, उसको तो आप इग्नोर नहीं कर सकते। अभी भी पिछले पे कमीशन की बहुत सारी एनोमली कर्मचारियों की खड़ी है, बहुत सारे जो उनकी देनदारियां वो खड़ी है, उसमें हमारी पे कमीशन की जो बकाया राशि हमारी बचती है एरियर का, वो उसका भुगतान भी होना है, एनोमलीज जो है उसको ठीक भी करना है। साथ ही साथ हमारा 12% जो है वो डीए की बकाया राशि है और जनवरी में 4% और 16 हो जाएगा। तो मैं ऐसे उम्मीद करता हूं कि सरकार जब एक इतने बड़े जश्न में जा रही है तो निश्चित तौर पर कर्मचारियों को एक जरूर तोहफा मिलेगा, क्योंकि जो एनपीएस के कर्मचारी थे उनको सरकार ने एक तोहफा दिया, उनको ओपीएस में लाया। लेकिन उससे कहीं ज़्यादा 1.5 लाख से ज़्यादा 2 लाख के आसपास कर्मचारी ऐसे हैं जो ओपीएस में ऑलरेडी थे पहले से, और 2.5 लाख पेंशनर्स हैं हमारे पास जो ओपीएस में थे, उनको